करगिल विजय दिवस को लेकर तैयारियां इस वक्त यहाँ द्रास में, जो कि वॉर मेमोरियल बना है, पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। 25 साल उस विजय के इस बार भारतीय सेना बना रही है और जाहिर तौर पर बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। 25 साल पहले भारतीय सेना के जो प्रमुख थे जनरल वीपी मलिक, उनको खास तौर पर यहाँ बुलाया गया है। जनरल वीपी मलिक यहाँ पहुँच भी गए हैं, उनके साथ हमने खास बातचीत की है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो परसों का प्रोग्राम है, 26 तारीख वाला प्रोग्राम, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, करीब 1-1.25 घंटे का वक्त वो बिताएंगे। जो हमारे सूत्र हैं वो हमको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। 1-1.25 घंटे वो वॉर मेमोरियल पर बिताएंगे। वहाँ जो लोग मारे गए थे उनके श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और जो उनके परिजन जो यहाँ पहुँचे, जो नेक्स्ट ऑफ किन यहाँ पहुँचे हैं, आर्मी उनको खासतौर पर यहाँ लेकर आई है, उनको सम्मानित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री का यहाँ आना, उन तमाम परिजनों का यहाँ आना जिनके अपने लोगों ने देश भारत माँ की रक्षा में प्राण न्यौछावर कर दिए, उन सबका सम्मान किया जाएगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारी शौर्यता के, हमारी वीरता के एक तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जाने वाला है। उसकी पूरी तैयारियाँ इस वक्त यहाँ पर द्रास में वॉर मेमोरियल पर चल रही हैं। एक माउंटेन डिप जिसकी नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, उसके मुखिया आप सुनेंगे तो आश्चर्य रह जाएंगे, उसको लीड कर रहे हैं मेजर जनरल सचिन मलिक। और ये सचिन मलिक साहब वही हैं जो जनरल वीपी मलिक के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं। तो उनके साथ भी हमने बातचीत की कि क्या तैयारियां की गई हैं। हम करगिल की पुरानी यादों के बारे में बात करेंगे, आने वाले भविष्य में क्या भारत ने सीखा करगिल की लड़ाई के बाद, और उसके बाद क्या हमने तैयारियां की। ये तमाम बातचीत हमने की है जनरल वीपी मलिक और जनरल सचिन मलिक के साथ खास बातचीत में। इसके पहले कि हम कुछ और बात करें, आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि पिता पुत्र की ये जोड़ी जो एक साथ एक माउंटेन डिप को लीड कर चुकी है। पिता तो बाद में आर्मी चीफ बनकर रिटायर हुए, करगिल जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। उन लोगों का क्या कहना है एनडीटीवी इंडिया के साथ इस खास बातचीत में, आइए मेरी इस बातचीत को सुनते हैं। इस वक्त हम द्रास में मौजूद हैं। करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, 25वां साल है, रजत जयंती का वर्ष है। और ख़ास बात यह है कि इस बातचीत में जो हम विशेष सीरीज़ आपके सामने रख रहे हैं, वतन के रखवाले, जो बीते 1 महीने से आप देख रहे हैं, जिसमें हमने करगिल के तमाम हीरोज़ से आपको मिलवाया। आज एक बार फिर आपको मिलवाते हैं करगिल के उस असली हीरो से जो उस लड़ाई को लीड कर रहा था। जनरल मलिक आपको दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और ख़ास बात ये, इस इंटरव्यू में पहली बार, या मेरे ख्याल से हम बिरले होंगे, हमारे साथ ये अनोखा एक रिकॉर्ड बन रहा है कि पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ दिखाई दे रही है इस फ्रेम में। मेजर जनरल सचिन मलिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप यहाँ पे पोस्टेड हैं, आपकी कमांड में ये सारा प्रोग्राम होने वाला है, तो मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा विद योर परमिशन सर। क्या तैयारियां हैं 26 तारीख के प्रोग्राम को लेकर? देखिए, रजत जयंती का अवसर है, तो इसमें जो खास बात है, हमने उन लोगों को बुलाया है जिनको इस लड़ाई के दौरान, जिन्होंने एक्चुअली लड़ाई लड़ी थी, जो वीरता पुरस्कार जिनको मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो नेक्स्ट ऑफ किन हमने बुलाए हैं, जिन लोगों ने उस वक्त कुर्बानी दी थी जान की अपनी। तो सारी जो प्रोग्राम है, जो सारा कार्यक्रम है, वो उन लोगों के लिए किया जा रहा है। अगले 2 दिन अलग अलग इवेंट्स हैं, वो हम करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के आने की बात भी हमने सुनी है, उस बारे में कुछ बता सकते हैं? देखेंगे, अगर आएंगे तो आएंगे। वेदर का कैसा प्रेडिक्शन है, क्योंकि यहाँ वेदर अभी देखिए बात करते करते धूप से क्लाउड्स आ गए। नहीं, देखिए शाम को तो बादल आ जाते हैं, लेकिन वेदर ठीक रहेगा और सारा प्रोग्राम ठीक ठाक चलेगा। एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं आपसे जनरल साहब, वो ये कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे हम 25th ईयर बना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, आपने सबको नेक्स्ट ऑफ किन को बुलाया है, उनको आप सम्मानित करेंगे, पूरा देश इसको देखेगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, एनडीटीवी भी लाइव कर रहा होगा। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के प्रोग्राम से कितना उत्साह आता है उन लोगों में, उन बच्चों में जो आने वाले वक्त में फौज में आना चाहते हैं? उनको ये पता होना चाहिए कि जो खास तौर पे जो नेक्स्ट ऑफ किन आ रहे हैं, चाहे 25 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो अभी भी जो हमारा इंडियन आर्मी का परिवार है, उस परिवार के पक्का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे। तो इंडियन आर्मी अपने वीरों को कभी नहीं भूलेगी। तो आगे जो आर्मी में आना चाहता है, उनको भी पता होना चाहिए कि आर्मी तो है ही है, लेकिन एक ये बड़ा परिवार है। मैं आपसे ऑपरेशनल और टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछूंगा, लेकिन आपकी मौजूदगी में, जानता हूँ आप जाना चाहते हैं, आपकी मौजूदगी में एक सवाल मैं आपके पिता जनरल मलिक से पूछना चाहता हूँ। जनरल साहब, पहले आपने लीड किया, आप यहाँ पे पोस्टेड रहे, अब सचिन यहाँ पोस्टेड हैं मेजर जनरल के तौर पे। एज ए फादर कैसे फील होता है? देखो, मैं उस वक्त जब लड़ाई हुई तो मैं चीफ था जी, और मैंने ही 8 माउंटेन डिप, जो सचिन अभी कमांड कर रहे हैं,
उसको वैली से यहाँ पर मैं लाया हूँ। जब हमको मालूम पड़ा कि ये जिहादी वाला मामला नहीं है बल्कि पाकिस्तान आर्मी है, तो मैंने ही ऑर्डर दिया था इसको। और ये और बात है कि यही डिवीज़न 8 माउंटेन डिव 35 साल पहले मैंने कमांड किया था। और जब मैंने उस वक्त कमांड किया था तो नॉर्थ ईस्ट में था, कोहिमा वगैरह में। मैं उस डिवीज़न को वहाँ से कश्मीर वैली में लेके आया था। तो इट्स ए कोइंसिडेंस। हाउ डू यू फील? आप जहाँ पे आप थे वहाँ पे आपके बेटे हैं। No, I feel very proud that my son is commanding the same division. वही कमांड कर रहे हैं जो मैंने इतने साल पहले किया था। और ये बहुत कम होता है, तो I feel very proud that my son is commanding that. एंड हाउ डू यू फील जनरल साहब, आपके फादर जिन्होंने कारगिल की लड़ाई को जितवाया, जो कि असली हीरो रहे, वो आज एक यहाँ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में भी रहेंगे, और उनके बेटे होने के नाते आप कैसा महसूस करेंगे? बड़े गर्व की बात है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो आ पाए हैं और यहाँ पे हैं हमारे साथ में। और 8 माउंटेन डिव फ्रंट लाइन डिवीज़न है इंडियन आर्मी की, यहाँ पे कमांड करना तो बड़ी गौरव की बात है। मैं आपको इजाज़त दूंगा सर, आपको बहुत से काम है। थैंक यू सो मच। 8 माउंटेन डिव जो है इसका स्लोगन है फॉरएवर इन ऑपरेशन। ये शुरू से ही लड़ाइयाँ लड़ता रहा है और 71 की लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने लड़ाई की। और उसके बाद में मैं जैसे आपको मैंने बताया कि उसको हम कश्मीर वैली में लेके आए। और फिर जब लड़ाई यहाँ पर शुरू हुई तो मैं उस डिवीज़न को मैंने मूव किया कश्मीर वैली से यहाँ पर। और सो इट्स ए वेरी फेमस डिवीज़न। It has produced 4 chiefs. I must tell you that. Right. Also, I was one of them. जनरल साहब, मैं आपको 25 साल पीछे ले जा रहा हूँ, फ्लैशबैक करना चाहूँगा, और वो ये पूछना चाहूँगा, आप उस वक्त आर्मी चीफ थे। जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग जब वॉर को कवर कर रहे थे तो आप शुरुआत के महीनों में शायद आप टूर पे थे, इंडिया में नहीं थे, आप बाहर थे। उसके पीछे ये सारा इनकर्शन हुआ और शुरू में कहा गया घुसपैठिए हैं, हमको चरवाहों ने बताया जो गाय बकरी चराने जाते हैं। कब रियलाइज़ हुआ कि ये चरवाहे नहीं हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी फौज है? देखिए, जब से मैंने खबर लेनी शुरू की इसके बारे में, कोई 16 मई को मुझे बताया गया जब मैं बाहर था, और 17 तारीख से वापस आना शुरू कर दिया वहाँ से। तो सभी ने मुझे यही बताया कि ये घुसपैठिए हैं। अब आपको तो मालूम है कि घुसपैठिए कश्मीर में 1999-90 से आ रहे हैं, तो उस तरीके से ही सब ने बोला कि घुसपैठिए हैं, हम इनको डील कर देंगे। और सब ने बड़ी कॉन्फिडेंटली बताया कि सर आप फिक्र नहीं करो, चीफ के लेवल की बात नहीं है, ये नीचे लेवल के ऊपर हम इनको क्लियर कर देंगे। 15 कोर कमांडर ने भी यही एश्योरेंस दी सबको। और उन समय एक तो मुझे याद है कि हमारे रक्षा मंत्री भी यहाँ पर आए थे, तो उस वक्त रक्षा मंत्री के सामने 15 कोर कमांडर ने बोला कि आप फिक्र नहीं करो, हम इनको भगा देंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोग डटे रहे, ये सो कॉल्ड घुसपैठिए, तो मुझे शक लगा कि ये ऐसा नहीं है। फिर उनको आर्टिलरी सपोर्ट मिलने लग गई, 1-2 हेलीकॉप्टर नज़र आए। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो घुसपैठियों के बारे में बात नहीं है, हमको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने पड़ेंगे। और फ्रंटेज भी मैंने जब नोट किया कि कोई 150-160 किलोमीटर की फ्रंटेज है, तो फिर हमने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में मैंने दोनों अपने साथियों को, एयर चीफ मार्शल टिपनेस और उन दिनों में एडमिरल सुशील कुमार, वो अभी रहे नहीं हैं, तो उनसे मैंने पूरा डिटेल में बताया कि ऐसी ऐसी बात है और हमको एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी तीनों को मिलकर। तो ये बात हमारी आपस में हुई शायद 21-22 तारीख को, और 23 को मैंने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को पूरा बताया कि हालात जो हैं ये नाजुक हैं, इतने आसान नहीं हैं जितने लोग बता रहे हैं या जितने इंटेलिजेंस कमेटी के लोग बता रहे हैं, हमको इनको लेना चाहिए। साथ में मैंने ये भी बोला कि हमने मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनानी है, बना रहे हैं, और आप फिक्र नहीं करें, इस ऑपरेशन का नाम हमने ऑपरेशन विजय किया है, तो अंत में हमारी विजय होगी, मैं आपको अभी इससे बता रहा हूँ। तो जब आपने बताया CCS में, प्रधानमंत्री वाजपेयी थे उस समय पर, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि 5 या 6 तारीख को सौरभ कालिया जी वाला इंसिडेंट हो गया था, आपने 23 तारीख को इन्फॉर्म किया,
तो इस बात का इल्म तो होगा सीसीएस को कि कुछ गड़बड़ चल रही है, या तभी 23 तारीख को ही पहली बार पता लगा? नहीं, उनको मालूम तो पड़ रहा था, पर सबको पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एक तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 3 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था। तो आई वुड से 15 जून तक अभी तब तक प्राइम मिनिस्टर को शक था कि ये पाकिस्तान आर्मी है या कौन है ये लोग। और एक उन्होंने अपना इंटरलॉक्यूटर भी भेजा था रावलपिंडी में, राजन में, मिश्रा जी, आपको मालूम है, इस्लामाबाद में गए थे वो। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो किसी को मालूम नहीं था वहाँ से, ये कोई ठीक जवाब नहीं मिला। पर तब तक मैं आई वॉज चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुझे पूरा यकीन था कि हमको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी के साथ में लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो हमारी वो सीसीएस की मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैंने सीसीएस से मांगा था कि हम तीनों इकट्ठे काम करेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स भी हमारे साथ में काम करेगी। हम तीनों कोलीग्स ने डिसाइड किया था। तो इसलिए सफ़ेद सागर शुरू हुआ एयरफोर्स का, और ऑपरेशन तलवार नेवी ने किया। नेवी वाले भी अपना शिप जो थे सारे बे ऑफ बंगाल से उठा के वो अरेबियन सी में लेके आ गए। एयरफोर्स तो वैसे भी तैयार थी साथ साथ में, पर उन्होंने फ़ाइटर इस्तेमाल करने शुरू किए, हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करने शुरू किए। और फ़ौज, आपको मालूम है कि मैंने काफ़ी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपको कब रियलाइज़ हुआ एज आर्मी चीफ, एज ए लीडर ऑफ द इंडियन ट्रूप्स, कि अब हमारे पास चीज़ का हमारे कंट्रोल में है, अब हम ये लड़ाई जीतने वाले हैं? ये किस बड़ी विक्ट्री के बाद एहसास हुआ? ये तोलोलिंग की लड़ाई और 5140 एक ही रिज के ऊपर हैं। ये लड़ाई जो थी तकरीबन आई वुड से 10-12 दिन चली और काफ़ी गुत्थम गुत्था चली। तो उस वक़्त जब मैंने देखा जिस तरीके से हमारे बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर और जवान हमारे लड़ रहे थे, तो उस चीज़ को देख के और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, कैजुअल्टी तो होती, फिर मुझे यकीन हो गया कि हम इसको यहाँ से हटा देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, मेरे ख़्याल में 2 या 3 जून की बात है ये, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बोला था कि अगर हम यहाँ पर उनको खदेड़ नहीं सके, पाकिस्तान आर्मी को यहाँ से नहीं खदेड़ सके, तो आपको हमें इजाज़त देनी पड़ेगी इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की। तो वो उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। हम लोग पैदल चल रहे थे। उस दिन उन्होंने ब्रजेश मिश्रा जी को, जो एनएसए थे, शाम को एक टीवी चैनल पे पहुंचा, मेरे ख्याल में आप ही की चैनल थी, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि नॉट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर होल्ड्स गुड टुडे, वी डोंट नो अबाउट टुमारो। और मैंने बाय दैट टाइम हमने फ़ौजें जो थी वो ईस्ट से और सेंट्रल इंडिया से वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमने मूव करनी शुरू कर दी थी। इंडियन आर्मी के वेलोर का, उसके सेक्रीफाइस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, पर इंडियन एयरफोर्स को भी क्रेडिट जाता है उस लड़ाई में अपनी भागीदारी अच्छे से निभाने का और भारत को एक लीडिंग एज देने का। एम आई राइट? बिल्कुल। देखिए, जब हमने लड़ाई शुरू की और विजय की, तो उसके दूसरे दिन उनके 2 हवाई जहाज़ गिरे, फाइटर एयरक्राफ्ट। एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया तोलोलिंग के पास में ही, और दैट केम एज ए शॉक नॉट ओनली टू अस बट द होल नेशन। आई थिंक ये क्रेडिट जाना चाहिए एयरफोर्स को कि इसके बावजूद जो इतना उनको नुकसान उठाना पड़ा पहले 2 दिन में, फिर भी वो जिस तरीके से उठ के और उन्होंने मुकाबला किया और जिस तरीके से वो लड़ाई की, मेरे ख्याल में बहुत क्रेडिट जाता है उनको। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इधर आप हमारे हीरो थे, आपकी नेतृत्व में भारतीय सेना लड़ रही थी, उधर जनरल मुशर्रफ थे। सुमित, एक बात, आप मुझे हीरो मत बोलिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरी आर्मी और जो लड़े हैं यहाँ पर, दे आर द हीरोज। यस, आई हैपन टू बी ए लीडर। आपका बड़प्पन है सर ये। खैर चलिए, मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जनरल मलिक, वहाँ पर जनरल मुशर्रफ थे आपके सामने, और वो
उन्होंने ये लड़ाई क्यों छेड़ी? क्या उनको खुंदक थी हिंदुस्तान से, या क्या वो एज लेना चाहते थे? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इतनी बड़ी हिमाकत, इतनी बड़ी मतलब तैयारी उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत पहले से तैयारी की होगी, तभी इतनी बड़ी ऊंची रिजेस पर आके वो लोग बैठ गए। देखो, खुंदक के बारे में बात कर रहे हैं तो जब परवेज मुशर्रफ ब्रिगेडियर था तो उस वक़्त उसने कोशिश की थी कि सियाचिन की कुछ पोस्ट के ऊपर वो कब्ज़ा कर रहे। वो ही वॉज द ब्रिगेड कमांडर उस वक़्त, और उसको मुंह की खानी पड़ी। वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसके काफ़ी जो सोल्जर्स थे उन मर गए वहाँ पर उस लड़ाई में। तो एक तो ये उसके दिमाग में हमेशा चलता था। दूसरा, उसने ये सोचा कि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट हम दोनों कंट्रीज़ कर चुके थे। तो आमतौर पे माना जाता था कि दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ जो हैं वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ते। तो ये भी उसके दिमाग में था कि अभी इतनी बड़ी लड़ाई तो हो ही नहीं सकती है। और तीसरा, जब उसको पाकिस्तान आर्मी चीफ बनाया गया तो वो नंबर 3 थे हायरार्की में। और आई थिंक ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ कि हाउ गुड ए सोल्जर और ए गुड लीडर इज ही। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट प्रोबेबली केम इन हिज माइंड। आज 25 साल के बाद जब आप देखते हैं जनरल मुशर्रफ को एज ए फौजी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आई फील जनरल मुशर्रफ वॉज ए गुड कमांडो। यू नो, लोअर लेवल के ऊपर शायद वो ठीक था, बहादुर था, हर एक जो डेयरिंग था, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं आती तो वो स्ट्रेटजी में फेल हो गया। somebody उसको सोचे नहीं कि दुश्मन क्या करेगा, किस तरीके से लड़ेगा। और हमारे पास जब हम इतने आदमी भेज रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इस एरिया में खासकर, तो उनको लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट क्या होंगी, कैसे हम उनको वहाँ पे पूरा करेंगे। सो ऐसी जो चीज़ें जिसके दिमाग में नहीं आई तो स्ट्रेटेजिक फेलियर ही बोलोगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे जनरल साहब, अब ये मैंने आपका इंटरव्यू पहले भी सुना है, क्योंकि इन 25 सालों में आपके इंटरव्यूज़ कई बार हुए, सुने गए, कि हमारी जो पोस्ट थे उनमें बहुत लंबे लंबे गैप थे, हमारे लूप होल्स रह गए थे, और प्लस इंटेलिजेंस का फेलियर भी हुआ। किसके लेवल पे गलती हुई, चूक कहाँ से हुई, क्यों हम लोग तैयार नहीं कर पाए? देखिए, जो गैप्स के बारे में है, उस वक्त पूरा का जो एरिया है एक ब्रिगेड के नीचे था हमारे, और एक ब्रिगेड जो था उसके बीच में जो पोस्ट के बीच में गैप्स थे 19 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक भी। क्योंकि उस वक्त सोच ये थी कि बड़ी फ़ौज लेकर पाकिस्तान इस तरफ आ नहीं सकता है, खासकर विंटर के टाइम के ऊपर नहीं आ सकता है। और जिस जिस रास्ते को हम समझते थे तो हम उसके लिए पीछे तैयार होते थे। 1990 में यहाँ पर एक डिवीज़न था, उसको जब ये कश्मीर में आतंकवादी शुरू हुए तो हम यहाँ से उस डिवीज़न को 1990 में उठा के हम उसको वैली में लेके गए थे। तो ये हमारे में, और दूसरी बात कमियों की है सर्वेलेंस, जो हमारे पास कोई ऐसे यंत्र नहीं थे जो आजकल देखते हैं, कोई ड्रोन्स नहीं, सैटेलाइट इमेजरी नहीं, कोई रेडार्स नहीं थे, नाइट विजन डिवाइसेस नहीं थी, और बड़े बड़े गैप हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि माउंटेन पीक्स के बीच में। तो ये थी, और इंटेलिजेंस की तरफ से अफसोस की बात है कि हमको बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वहाँ पर कुछ किस किस्म की तैयारी हो रही है। और बल्कि हमको तो ये बताया गया था कि अभी लाहौर डिक्लेरेशन के बाद में, और वैसे भी पाकिस्तान के इतनी उनके पास तैयारी नहीं है कि वो हमला करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने दोस्ती की हाथ निभाया, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, और धीरे से पीठ में छुरा भोंक दिया। ये अनुभव हमने देखा। अब 25 साल बीत गए हैं इस घटना को। आज की तारीख में क्या हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, क्या हम ज़्यादा इक्विप्ड हैं? क्या स्ट्रेटजी वाइज एक करगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, सुब्रमण्यम साहब चेयर कर रहे थे, आपको लगता है कि वो जो तमाम उसकी फाइंडिंग्स थी उस पर अमल किया गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस वक़्त और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त जो है हमारे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है यहाँ पर। 8 माउंटेन डेव यहाँ पर अभी पक्का बैठा हुआ है। और दूसरी बात है कि हमारे पास हथियार भी अब पहले से बहुत अच्छे हैं। जो यंत्र हमको सर्वेलेंस के लिए चाहिए थे या और आर्टिलरी के साथ साथ में जो काम करते हैं वो अब हमारे पास हैं।
और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी हालत उनसे कई गुना अच्छी है। और बाकी रही कारगिल रिव्यू कमेटी की बात, कारगिल रिव्यू कमेटी अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सारी की सारी जो है उनके ऊपर काम नहीं हुआ है जिस तरीके से हम समझते हैं कि होना चाहिए था। ऐसी कोई एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर काम होना चाहिए जो आपको लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आम तौर के ऊपर जब क्राइसिस हो जाता है तब गवर्नमेंट को याद आता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को वो करना चाहिए। और आपको तो मालूम है कि हमको अपनी डिफेंस प्लानिंग है वो 15 साल 20 साल को देख के करनी चाहिए। तो अगर आप आर्म फोर्सेस को साथ साथ नहीं बताएंगे कि क्या हालत है, कहाँ पर आपको लग रहा है कि हालत बिगड़ सकती है, तो वो तैयारी में उनके फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आर्म फोर्सेस की लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप जो है, उनको साथ साथ रखना चाहिए। सीडीएस बनने से ये चीज़ें दूर नहीं हुई? अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, वो पूरी नहीं हुई है अभी भी। जो है, पहली तो बात है थिएटर कमांड भी नहीं बने। नौ थिएटर कमांड वगैरह जो है, हम चाहते हैं कि वो यूनिफाइड कमांड हो जाएंगे और जॉइंटमैनशिप भी बढ़ जाएगी। उसमें भी अभी काम चल रहा है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन ये है कि जो मैं चाहता हूँ कि उनको हिस्सा लेना चाहिए कंसल्टेशन में। यू नो, द आर्म फोर्सेस मस्ट बी केप्ट इन द नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग लूप, विच इज़ नॉट हैपनिंग। अब एमईए जो है वो अपनी साइलों में काम करता है, डिफेंस है अपनी साइलों में काम करता है, और बहुत कम इंटरेक्शन होता है बाकी एजेंसीज। एक चीज़ और इससे मुझे याद है, ब्यूरोक्रेसी और आर्मी के बीच भी गैप्स की बात की गई थी उस रिपोर्ट में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। क्या वो ठीक हुआ है? नॉट पूरी तरह से नहीं मेरा ख्याल है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट मैं और चाहूँगा उसके पहले। अग्निवीर स्कीम को लेकर सर बहुत सी बातें कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। 4 साल की नौकरी है, उसके ऊपर लोगों को 4 साल के बाद रिटायरमेंट, फिर उनको अगली नौकरी क्या करेंगे ये क्लैरिटी नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं इस स्कीम को? व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट? अग्निवीर और अग्निपथ ये जो स्कीम लाए हैं, गवर्नमेंट लाई है, वो पैसा बचाने के लिए है। क्योंकि पेंशन के ऊपर अभी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और डिफेंस बजट के ऊपर अभी भी इस साल जो मैं देख रहा हूँ कि डिफेंस बजट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। आई मीन, लोग कह सकते हैं कि इतने 100 करोड़ और दे दिया, लेकिन कोई ख़ास उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पैसे की वजह से ये उन्होंने किया है। अब ये जो स्कीम है 4 साल के लिए, इसमें कमियां हैं कुछ जो आहिस्ता आहिस्ता उभर के आएंगी। आर्मी में भी हैं, नेवी में, तो नेवी और एयरफोर्स में और भी ज़्यादा हैं कि आप क्या 4 साल में उनको मेंटली, फिज़िकली आप तैयार कर सकते हैं, एंड टेक्नोलॉजिकली आप उसको सोच को इन बच्चों को तैयार कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली तो ये है। और अभी मैंने सुना है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर अपना शायद सजेशन देंगे जी। और हो सकता है कि ये 4 साल से जो उनकी टेन्योर है वो बढ़ा दें। चलिए, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट हमको दे दिया है, इस पर हम अपने रिपोर्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सो मच जनरल मलिक, आपने वक्त निकाला। और ख़ास बात है कि हम जब जनरल मलिक से बात कर रहे हैं ना, हम द्रास में ही मौजूद हैं, और द्रास में जनरल मलिक के साथ बात करना, इनके सुपुत्र मेजर जनरल सचिन मलिक इसको लीड कर रहे हैं यहाँ की 8 माउंटेन डिप को, और अपने आप में एक अनोखा कीर्तिमान भी बना रही भारतीय सेना। जिस तरीके से तमाम लोगों को, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी भारत माँ की रक्षा में प्राण गंवा दिए, उनका सम्मान किया जाएगा, उनके परिजनों को यहाँ बुलाया गया है। बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ होने वाला है 26 तारीख को, उसका लाइव टेलीकास्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को यहाँ से इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के तीसरे दौर के पहले आम बजट का हर पहलू से विश्लेषण जारी है। सरकार बजट की खूबियां गिनाने में जुटी है और विपक्ष उसमें खामियां निकालने में जुटा है। अर्थव्यवस्था से लेकर कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर बात हो रही है। एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसका जिक्र बहुत ही कम होता है, लेकिन एक क्षेत्र दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बनाने और बढ़ाने में बहुत अहम है। यह है विदेश सेवा का क्षेत्र।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार विदेश मंत्रालय के बजट प्रावधान में करीब 22% का इजाफा किया है। बजट में साल 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय के लिए 22,155 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो 2023-24 के बजट 18,050 करोड़ से 4,105 करोड़ रुपए ज्यादा है। 22% से ज्यादा बजट आवंटन बढ़ा है। विदेश मंत्रालय के बजट को देखकर साफ लगता है कि भारत का सबसे ज्यादा जोर अपने पड़ोस पर रहेगा। बजट के मुताबिक 4,883 करोड़ रुपए भारत के पड़ोसी देशों की मदद पर, उनके साथ सहयोग पर खर्च किए जाएंगे। 3 पड़ोसी देशों के लिए राशि को बढ़ाया गया है, जिसमें नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 245 करोड़ रुपए और सेशल्स के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सबसे ज्यादा प्रावधान पड़ोसी देश भूटान के लिए है, जो करीब 2,068 करोड़ रुपए है। हालांकि पिछले साल के मुताबिक इस राशि में कुछ कमी की गई है। भूटान और भारत करीबी आर्थिक सहयोगी रहे हैं। भूटान कई लिहाज से भारत का बहुत करीबी सहयोगी है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री पिछले हफ्ते भूटान की राजधानी थिम्पू गए थे, जहां दोनों देशों ने 4,958 करोड़ की 61 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा म्यांमार को 250 करोड़ रुपए, बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए, मंगोलिया के लिए 5 करोड़ रुपए और मॉरिशस के लिए 370 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मालदीव और अफगानिस्तान की मदद के लिए रकम जस की तस है। अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए और मालदीव के लिए उसकी मदद के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो विदेश मंत्रालय के बजट के तहत ये सहयोग की राशि है, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। उधर भारत विरोध और चीन से करीबी के नाम पर सत्ता में आई सरकार के बावजूद भारत ने मालदीव के विकास में मदद के लिए रकम में कोई कमी नहीं की है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक। शशांक जी, आपका स्वागत है। सर, विदेश मंत्रालय का जो बजट है उसका आवंटन दिखने में बाकी मंत्रालयों से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रक्षा हो, काफी कम लगता है, लेकिन विदेशों में भारत की छवि को बनाने में, बढ़ाने में, साख को बनाने में ये सबसे अहम है। तो क्या आपको लगता है कि जो इंतजाम बजट में विदेश मंत्रालय के लिए किए गए हैं या किए जाते हैं वो पर्याप्त हैं? देखिए, ऐसा होता है कि एक तो होता है बजट एस्टिमेट्स, दूसरा होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो मैं कहूंगा कि जहां तक बजट एस्टिमेट्स का सवाल है तो ये अमाउंट पिछले साल के बजट से ज्यादा है, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में मैं कहूंगा कि करीब 7,000 करोड़ रुपए का इसमें कमी है। और अगर वित्त मंत्री जो है उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे रिवाइज्ड स्टेज पे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि और देशों को हम ऐसा पहले से ही कह दें कि हम इतना पैसा देंगे और फिर वो खर्च ना हो पाए तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये बात जो है खासकर विदेश मसलों पर होना चाहिए कि जो बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में अंतर हो सकता है दोनों में, और उसको हमको जो है हर्ष से स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जो हमारे अपने मंत्रालय, जो हमारे अपने लोगों के रूरल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के होते हैं, तो हमारी अपनी प्रजा के लिए जो होते हैं, तो उसमें तो नेचुरली बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन आवश्यक यह है कि भारत की जिम्मेदारियां खासकर अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसमें खाली उन पड़ोसी मुल्कों के लिए नहीं है, हमको भी इससे फायदा होता है। जितना हम अपने को लिंक करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज से, तो सब मिलजुल कर जो है एक 1+1 नहीं, बल्कि वो एक तरीके से 4 टाइम्स या 6 टाइम्स उसका फायदा हो सकता है भारत को स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में और इकोनॉमिक पॉलिसीज में। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से नए जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स चल रहा है, जहाँ देश कहीं चाइना से भारत की तरफ अपने मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हमको जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में मिलकर सप्लाई चेन्स ऐसी बनाएं जिसमें भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़े, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो अपने पड़ोसी देशों के साथ में उनको शेयर कर सकें। शशांक जी, विदेश मंत्रालय के बजट आवंटन में पड़ोसी देशों की मदद के लिए सबसे ज्यादा पैसा रखा गया, तो क्या इतना काफी होगा, वो भी एक ऐसे समय में जब चीन भारत के पड़ोसी देशों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है? अब देखिए, ये चिंता का विषय तो अवश्य है। खासकर जो विदेशी मामलों के जानकार हैं वो देखते हैं कि चीन की तो बहुत ही वो एक तो लिबरल नीति है पैसा देने की,
क्योंकि वो पैसा देते हैं तो दूसरों के वो एसेट्स को धीरे धीरे एक्वायर कर लेते हैं, और प्रायोरिटीज चीन की होती हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि वो देखो अमेरिका नहीं दे रहा है, वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा है, तो हम देने को तैयार हैं। दूसरा, जो भी राजनेता होते हैं अलग देशों में, तो वो उनके साथ में मिलकर काम करते हैं, तो एक तरीके से चीन का जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उन देशों में बढ़ जाता है। भारत जो है अधिकतर और देशों की प्रायोरिटीज को देखते हुए ध्यान में रखकर बात करता है, तो इसलिए भारत के जो भी हम मदद करते हैं और देशों की, उसमें समय लगता है, क्योंकि हमें अपनी पैसा देखना है, उधर दूसरी तरफ उन देशों को भी देखना है, अपनी प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करनी है, तो इसमें समय लगता है। दूसरा, चूंकि चीन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमको अपने ऐसे और देश साथी चाहिए, जैसे जापान हुआ, या और भी देश ऐसे हैं पड़ोसी देश जो कहें कि नहीं, हम भारत के साथ मिलकर आपके यहाँ पैसा लगाएंगे। तो खाली भारत का ही पैसा नहीं, अगर भारत आता है तो हम उससे दुगना तिगना पैसा और देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक तरीके से चीन के लिए जो चुनौती होती है पड़ोसी देशों के लिए, छोटे देशों के लिए, वो थोड़ा सा उसको संभलने में, उसको थोड़ा सा काउंटर करने में हमको उससे सफलता मिल सकती है। शशांक जी, बजट में जब आवंटन होता है तो लोगों को ये अंदाज़ा रहता है कि शिक्षा में पैसा खर्च होगा तो कहाँ, स्वास्थ्य में होगा तो कहाँ, डिफेंस में होगा तो कहाँ, लेकिन विदेश मंत्रालय को लेकर आम आदमी को अंदाज़ा नहीं आता। ये तो हमें पता लग गया है कि कुछ पैसा जो है हम पड़ोसी देशों के लिए, अन्य देशों की मदद के लिए रखते हैं, लेकिन इसके अलावा विदेश मंत्रालय के लिए जो आवंटित पैसा होता है वो और कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाता है, अगर आम आदमी के नज़रिए से आप समझा सकें। नहीं, देखिए, विदेश मंत्रालय तो अपने मिशंस के ऊपर खर्च करता है। मिशंस हमारे बहुत बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले में, लेकिन चूंकि एक कैबिनेट का पुराना निर्णय है कि स्टाफिंग के ऊपर नॉर्मली हमारा पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, तो जो पहले पैसा रहा है इन रियल टर्म्स, उसी को जो है, उसी में जो एडजस्टमेंट करना चाहे कर लीजिए, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाया जाता है। पैसा बढ़ाते हैं खाली सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में, या कोई ऐसा हो कि जो प्रायोरिटी किसी न किसी तरीके से आ जाती है सरकार के सामने, डिफेंस वगैरह की, तो उनमें तो बढ़ जाता है। लेकिन विदेश मंत्रालय को वो देखा जाता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म टाइप की प्रोजेक्ट्स होती हैं, और फिर हमेशा से कैबिनेट में भी थोड़ी दिक्कत ही रहती है कि सब और मंत्री कहते हैं कि भाई हमारे मंत्रालय को पैसा दीजिए, आप ये विदेश मंत्रालय को देते हुए आप अफ्रीका को दे रहे हो और एशिया के देशों को दे रहे हो, तो उससे हमें क्या मतलब है। तो मेरा मतलब ये है कि भारत ने अभी तक ऐसी स्थिति नहीं पैदा की है जो हम कह सकें, हमारे देश के सारे नेता कह सकें कि चीन के साथ में अगर हमको जो है काउंटर करना है, अपने आगे को बढ़ाना है अपने आप को, तो उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा पैसा भी हमको डालना होगा। और उसके लिए हमें और देशों से साथ में सिर्फ यही बात करनी है कि अगर हम पैसा डालते हैं तो वो हमारे से आगे बढ़कर पैसा उसमें डालने में हमारी मदद करें, ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारी और जापान की, अमेरिका की, जो भी हैं साथ में मानी जाए। तो खाली हमारा क्वाड को ज्वाइन कर लेना या कोई और देशों के साथ में एक्सरसाइजेज कर लेना इंडो पैसिफिक में, वो बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, अखबारों में उसके बारे में छप जाती हैं चीजें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं काम करती है। काम करते हैं कि आपने उन देशों के लिए किस तरीके से अपने लिए एक सफलतापूर्वक एक ऐसा मैदान बनाया है जिसमें वहाँ के लोग आपको पसंद करते हैं, आपके चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पर उनके साथ में मिलजुल कर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, हमारे साथ थे पूर्व विदेश सचिव शशांक, जो बता रहे थे कि विदेश मंत्रालय के लिए जो बजट एलोकेशन हुआ है वो कितना खास है, कहाँ कहाँ वो खर्च होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी अब काफी मजबूत हो चुकी है। कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम बड़े दिग्गजों का समर्थन हासिल हो चुका है। उनके अपने राज्य कैलिफोर्निया के सैकड़ों डेलीगेट्स उनके समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स की बैठक में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर रहीं नैन्सी पेलोसी ने सबसे पहले उनका नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सबने एक मत से समर्थन कर दिया। इस बीच जब से कमला हैरिस का नाम सामने आया है, डेमोक्रेटिक पार्टी के अभियान के लिए दानदाताओं ने अपनी तिजोरियां खोल दी हैं। उद्योग जगत और हॉलीवुड से जुड़ी कई जो हस्तियां हैं उन्होंने जमकर दान देना शुरू कर दिया है, और अब तक बाइडेन के रेस से हटने के बाद $81 मिलियन जमा और हो चुका है हैरिस के नाम पर, जो उस रकम से बस कुछ ही कम है जितना बाइडेन अभी तक कुल मिलाकर जमा कर पाए थे।
जून के अंत तक बाइडेन के नाम पर $95 मिलियन जमा हुए थे, जबकि $81 मिलियन हैरिस के नाम पर 3 दिन में जमा हो चुके हैं। लेकिन फिर ट्रंप के साथ कई मंचों पर जब बहस हुई, उसमें कमज़ोर पड़े बाइडेन और उनकी उम्र का मुद्दा हावी हुआ, तो उनके अभियान के लिए पैसा मिलना लगभग बंद हो गया था। लेकिन जिस तरह से डेमोक्रेटिक अभियान के लिए अब फंड्स मिल रहे हैं, उससे लगता है कि हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर लोगों में काफ़ी जोश है। यही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक के कई पोल्स के मुताबिक राष्ट्रपति पद की दौड़ में बाइडेन से आगे चल रहे थे, कमला हैरिस के रेस में उतरने के साथ ही उन्हें कड़ी टक्कर अब मिलने लगी है। और ताज़ा जो पोल्स हुए उनके मुताबिक जो टक्कर है वो अब सिर्फ टक्कर ही नहीं रही, बल्कि कमला हैरिस उनसे आगे निकल गई हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स के बीच में एक पोल किया रॉयटर्स और इप्सोस ने, और उसके मुताबिक 44% मानते हैं कि कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना चाहिए, 42% मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनना चाहिए। इस आंकड़े में 3% का एरर मार्जिन है। बाइडेन और ट्रंप की तुलना करते वक्त लगातार ये सामने आता रहा कि बाइडेन बड़ी उम्र होने के कारण मानसिक तौर पर उतने तेज नहीं रह गए हैं जितने कि ट्रंप हैं। हालांकि ट्रंप उनसे सिर्फ 3 साल ही छोटे हैं, लेकिन 59 साल की कमला हैरिस अब इस मामले में ट्रंप पर भारी पड़ने लगी हैं। रॉयटर्स इप्सोस पोल के मुताबिक 56% लोगों ने माना कि कमला हैरिस मानसिक तौर पर तीक्ष्ण हैं, यानी तेज हैं और चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। 49% डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा ही मानते हैं, जबकि जो बाइडेन के लिए सिर्फ 22% लोगों की ये राय है। खुद को मिलने वाले समर्थन से उत्साहित कमला हैरिस ने अब रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले तेज कर दिए हैं। वो बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ट्रंप यौन हमले के एक मामले में सिविल कोर्ट में दोषी साबित हो चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य मुकदमों में उन्हें कारोबार, चैरिटी फाउंडेशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मामलों में भी फ्रॉड करते पाया गया है। कमला हैरिस की ओर से इसे लेकर सोशल मीडिया में प्रचार भी काफी तेज हो गया है, जिसमें अभी तक ट्रंप आगे लग रहे थे। कमला हैरिस खुद को एक प्रोग्रेसिव नेता साबित करने में जुट गई हैं, जो लोगों के आर्थिक हितों की परवाह करती हैं और गर्भपात के मामले में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करती हैं। इसके अलावा उनके समर्थक भी अब ट्रंप के सामने उसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ट्रंप ने बाइडेन के सामने किया था। ट्रंप बाइडेन से सिर्फ 3 साल छोटे हैं और अब कमला हैरिस के सामने ट्रंप की बड़ी उम्र को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कमला हैरिस के हौसले और डेमोक्रेट डेलीगेट्स के समर्थन से यह साफ है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसमें सबसे बड़ी उम्मीदवार वही साबित होंगी। लेकिन उनके नाम पर फाइनल मुहर अगस्त में शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में लगेगी। इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि जब अधिकतर बड़े डेमोक्रेट्स कमला हैरिस के समर्थन में उतर आए हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अभी तक उनके समर्थन में सामने क्यों नहीं आए हैं? क्या वो हैरिस के समर्थन में नहीं है, या फिर वो किसी रणनीति के तहत देरी कर रहे हैं? अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के मुताबिक ऐसा नहीं है कि ओबामा हैरिस के विरोध में हैं, बल्कि देरी करना उनकी एक सोची समझी रणनीति है, जिसके कई कारण हैं। कमला हैरिस के समर्थन में सभी डेमोक्रेट्स का एक साथ आना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी ताजपोशी जैसा हो, बल्कि ये लगना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी के पीछे एक राय बनी है डेमोक्रेटिक पार्टी में। दरअसल 4 साल पहले भी ओबामा ने ऐसा ही किया था, और तब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थक ओबामा पर दबाव डाल रहे थे कि वो जल्द से जल्द बाइडेन का समर्थन करें। सीनेटर बर्नी सैंडर्स के रेस से हटने के बाद ही ओबामा बाइडेन के समर्थन में आ गया है। तब ओबामा ने कहा था कि मैं संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहता था। इस बार भी ओबामा ने अब तक हैरिस के लिए कुछ नहीं कहा है, और कई लोग, खासतौर पर विपक्षी रिपब्लिकन, कहने लगे हैं कि वो हैरिस के पक्ष में नहीं है। दरअसल ओबामा ने अपनी एक पोस्ट में बाइडेन की तारीफ करने के साथ ही कहा कि अगले कुछ दिनों में हम एक नए रास्ते पर होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के नेता एक प्रक्रिया बना सकेंगे जिससे एक शानदार उम्मीदवार उभरे। लेकिन उन्होंने कमला हैरिस का जिक्र तक नहीं किया। ओबामा एक ऐसी भूमिका निभाना चाहते हैं जिसमें वो चुने हुए उम्मीदवार के पीछे पूरी पार्टी को तुरंत एक कर दें। हैरिस का अब तक समर्थन न करने की एक और वजह ये भी बताई जा रही है कि बराक ओबामा जो बाइडेन को नाखुश नहीं करना चाहते। न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख कहता है कि 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का समर्थन करने के लिए बाइडेन ने कभी ओबामा को माफ नहीं किया, जबकि बाइडेन मानते थे कि वो ट्रंप को चुनाव में हरा सकते थे। बाइडेन ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति रहे थे और उन्हें लगता था कि ओबामा के बाद उनकी दावेदारी बनती है। बाइडेन इस बात से भी नाराज रहे कि 2020 के चुनाव में बाइडेन ने
उन्हें बराक ओबामा ने उन्हें चुनाव लड़ने से हतोत्साहित किया। यही वजह है कि इस बार ओबामा काफी सतर्क रहे और बाइडेन के रेस से हटने के तुरंत बाद हैरिस के समर्थन के लिए नहीं दौड़े, ताकि बाइडेन को यह न लगे कि उनके हटने से ओबामा को खुशी हुई है। ओबामा चाहते थे कि रेस से हटने वाले दिन सुर्खियों में सिर्फ बाइडेन ही रहें, और इसीलिए उन्होंने अपने संदेश में बाइडेन की काफी तारीफ की और बताया कि उन्होंने 16 साल पहले बाइडेन की किन खूबियों की वजह से उन्हें अपने साथ उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। ओबामा का कहना है कि बाइडेन अमेरिका के सबसे बड़े देशभक्त हैं। वैसे कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि शायद बराक ओबामा देर सबेर अपनी पत्नी मिशेल ओबामा को राष्ट्रपति पद के चुनाव में उतरते देखना चाहते हैं, और शायद उसी किसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हो, लेकिन अभी इस पर ठोस तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसी बातें उठ रही हैं। तो इस बार तो उनके लिए देर हो गई है अगर ऐसी कोई रणनीति है, और शायद इसी वजह से वो कमला हैरिस के समर्थन में सामने आने से पहले काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जल्द ही कमला हैरिस के समर्थन में वो आ जाएं डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन तक। इस बीच अगले महीने जो ये कन्वेंशन हो रहा है, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, इसमें ही कमला हैरिस के नाम पर मुहर लगनी है, और उनके सामने उसके बाद एक और चुनौती होने वाली है, वो ये कि वो अपने साथ उपराष्ट्रपति के तौर पर किसको चुनेंगी। कई डेमोक्रेटिक नेताओं के नाम इसके लिए चलने लगे हैं। तो ये पूरा मसला है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं, और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर। मीरा जी, आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल, जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटने और कमला हैरिस के एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरने से क्या डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति बिगड़ गई है? जो डेमोक्रेटिक कैंपेन था उसमें जो बाइडेन के निर्णय ने एक नई जान डाल दी है, क्योंकि लोगों को बाइडेन की उम्र को लेके बहुत चिंता थी, और खास तौर से जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी उसके बाद, क्योंकि उसमें बाइडेन साहब बहुत कमजोर और कुछ खोए खोए नजर आ रहे थे। कमला हैरिस के बारे में ये चिंता बिल्कुल नहीं है, और पोल्स दिखा रहे हैं कि ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि कमला हैरिस मेंटली शार्प हैं ट्रंप के मुकाबले में। पर अगर अभी आप पोल्स को देखते हैं तो एक करीब मिक्स पिक्चर आता है। सबसे ज्यादा तो पोल्स बाइडेन के निर्णय से पहले के हैं, और एक पोल अभी आया है बाद में, रॉयटर्स इस्पॉस पोल, जो दिखा रहा है कि कमला हैरिस 2 पॉइंट ट्रंप से आगे हैं, और बाकी जो पोल्स हैं जो पहले के हैं, जो बाइडेन साहब के निर्णय के पहले के हैं, वो दिखाते हैं कि कमला हैरिस ट्रंप से पीछे हैं। तो अभी एक स्पष्ट या साफ पिक्चर नहीं आगे आ रही है कि ये इलेक्शन कैसे जाएगा, पर ये जरूर है कि मुकाबला अब कस के हो गया है। तो मुकाबला अब कांटे का हो गया है, ये बिल्कुल माना जा सकता है। आपसे एक सवाल और, ख़ास तौर पर जिस तरह हिलेरी क्लिंटन भी हारी हैं चुनाव राष्ट्रपति पद का जब वो ट्रंप के सामने खड़ी हुई थी, तो क्या ये मान सकते हैं कि अमेरिका देश की पहली महिला, और वो भी ब्लैक, राष्ट्रपति के लिए तैयार हो गया है? कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो किसी महिला को प्रेसिडेंट बनाने के लिए यूएस में तैयारी नहीं थी। हिलरी क्लिंटन भी हार गई थी, और पहले भी वाइस प्रेसिडेंट और ऐसे पोस्ट के लिए जो भी महिला खड़ी हुई हैं, जैसे सारा पैलिन, ये सब हारे हैं। और दूसरा ये कि ब्लैक महिला, देखना पड़ेगा। पर एक तरफ ये फायदा है कमला हैरिस को कि जो रिपब्लिकन्स हैं, जो मागा रिपब्लिकन्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ट्रंप साहब को बहुत मजबूती से समर्थन देते हैं। पर बाकी लोगों में काफी चिंता थी, एक तो बाइडेन की उम्र को लेके,
और ट्रम्प साहब के केसेस को लेके कि भाई हमें ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो कन्विक्ट हो सकता है, जिसके खिलाफ केसेस इतने चल रहे हैं और जिन्होंने महिलाओं पे भी हमला किया है, तो और उनको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा है सिविल सूट में, उनके खिलाफ निर्णय गया है। तो ऐसा है कि ये ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स जो थे उनमें बहुत कमजोरियां थी और अमेरिकन्स बहुत उत्साहित नहीं थे दोनों कैंडिडेट से। तो इस वजह से कमला हैरिस शायद उसके लिए रास्ता निकल आए, कह नहीं सकते। अभी लड़ाई और ये मुकाबला काफी जोर का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा शंकर जी, अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत, इस पूरे मसले पर ये राय रखने के लिए। तो मुकाबला काफ़ी टक्कर का हो गया अमेरिका में।